कि क्या होना चाहिए। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की तुलना आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से हो रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के ही एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने जनरल असीम मुनीर को सूट बूट में ओसामा बिन लादेन कहा है। ओसामा बिन लादेन और असीम मुनीर का एजेंडा और सोच एक जैसी है। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर 9/11 का आतंकवादी हमला किया था और जनरल असीम मुनीर ने अभी हाल ही में अमेरिका में बैठकर एटम बॉम्ब से आधी दुनिया को खत्म करने की धमकी दी है। ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी संगठन अल कायदा का चीफ था जिसने दुनिया भर में हजारों मासूम लोगों की जान ली, और असीम मुनीर उस पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं जिसने हाफिज सईद, मसूद अजहर और खुद ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को दूसरे देशों में हमला करने में मदद की और अपने देश में उन्हें पनाह दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गुप्त ठिकानों में छिपकर ओसामा बिन लादेन अपना आतंकवादी संगठन चलाता था, जबकि असीम मुनीर सूट बूट पहनकर अमेरिका जैसे देशों से हिंसा और डर फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। ओसामा बिन लादेन और आतंकवादियों की मदद करने वाले असीम मुनीर, इन दोनों को ही अमेरिका और दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा माना गया है। ओसामा बिन लादेन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी कहा जाता था, जबकि असीम मुनीर एक देश के आर्मी चीफ हैं। और इनमें अंतर सिर्फ इतना है कि असीम मुनीर सूट बूट पहनते हैं, सूट और टाई पहनते हैं और शायद अंग्रेजी बोलते हैं, और इस समय अपने आप को एक आर्मी का चीफ कहते हैं। लेकिन इन दोनों की जो तुलना है वो बहुत ही खतरनाक बात है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अब दुनिया सूट बूट पहने हुए असीम मुनीर में ओसामा बिन लादेन की छवि देख रही है। Pakistan's rhetoric, the field marshal's rhetoric, is reminiscent of what we've heard from the Islamic State and from Osama bin Laden. This should not stand. Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. The fact of the matter is, there is no amount of concession that can be given to Pakistan that is going to change the ideology of Asim Munir or the Pakistani elite which he represents. This is why I'm saying that Pakistan is playing a very dangerous game. And while it may sound radical, the fact that Pakistan is now threatening half the world with nuclear weapons, within 30 minutes of when Asim Munir made those comments, he should have been ushered out, taken to Tampa International Airport, and flown out of the United States to the Bahamas, to Cuba, anywhere, and the Pakistanis could pick him up from there. तो आपने देखा, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में काम कर चुके वहां के एक बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं कि असीम मुनीर और ओसामा बिन लादेन में सिर्फ यही फर्क है कि असीम मुनीर सूट बूट पहनकर भी वही बातें करते हैं, वही विचारधारा रखते हैं जो ओसामा बिन लादेन की थी। लेकिन क्या ये सब बातें डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई नहीं दे रही? इसलिए अब हम आंकड़ों की मदद से आतंकवाद पर अमेरिका के दोहरे चरित्र को आपके लिए डिकोड करेंगे। अमेरिका कहने को तो पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करता है, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ता है, किसी भी देश में घुस जाता है ये कहकर कि हम आतंकवाद को रोकने आए हैं। पिछले 24 वर्षों में अमेरिका के करीब 5000 लोग आतंकवादी हमलों में या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मारे जा चुके हैं। अमेरिका की कई खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट्स में भी दुनिया भर में कई आतंकवादी हमलों का सीधा संबंध पाकिस्तान से मिला है। आप याद कीजिए, अमेरिका में जो 9/11 का हमला हुआ था उसमें एक अनुमान के मुताबिक 2750 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये अमेरिका के लोग थे, ये हमला अमेरिका में हुआ था। आज डोनाल्ड ट्रंप इस हमले को कैसे भूल सकते हैं? इन तस्वीरों को डोनाल्ड ट्रंप आखिर कैसे भूल गए? अमेरिका पर हाल के वर्षों में, हाल के दशकों में यह सबसे बड़ा हमला था। जापान ने जब पर्ल हार्बर का हमला किया था अमेरिका पर, उसके बाद से यह दूसरा सबसे बड़ा हमला था अमेरिका पर। 2750 से ज्यादा अमेरिका के लोग वहां पर मारे गए। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में घुसकर
इतना बड़ा हमला अमेरिका के ऊपर किया। और इस हमले के पीछे उसामा बिन लादेन, जो सबसे बड़ा आरोपी था, वो पाकिस्तान में छिपा रहा और पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के एक बड़े आर्मी बेस के बहुत करीब यह आतंकवादी छिपा हुआ था। पाकिस्तान ने इसे पनाह देकर रखी और अमेरिका को भी यह पाकिस्तान से ही मिला जब अमेरिका ने इसे वहीं पर मार डाला। आज अमेरिका कैसे भूल सकता है कि उसके ऊपर हुए सबसे बड़े हमले के पीछे जो उसामा बिन लादेन था, उसे पाकिस्तान ने छिपा कर रखा था। आज अमेरिका भूल गया। अफगानिस्तान में जब अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया, उस दौरान भी अमेरिका के लगभग 2500 नागरिक मारे गए। यहां भी हमला करने वाले तालिबान को पाकिस्तान ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। दुनिया भर को ये जो तालिबान है, ये पाकिस्तान की देन है। और मुंबई में जब 26/11 का हमला हुआ, उसमें भी अमेरिका के 6 लोग मारे गए थे और इस हमले में भी पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान को अमेरिका के हजारों लोगों की मौत के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार ठहराए जाने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर असीम मुनीर को अपना समर्थन दे रहे हैं। असीम मुनीर के साथ उन्होंने अब अपनी दोस्ती कर ली है। हाल ही में अमेरिका के एक बड़े आर्मी जनरल ने भी पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ अपना अभूतपूर्व और अपना सबसे मजबूत साथी बताया है कि पाकिस्तान तो हमारा पार्टनर है आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में। कितना बड़ा मजाक है ये। जबकि इसी अमेरिका ने आतंकवाद का समर्थन करने के आरोप में अफगानिस्तान और लीबिया जैसे कई देशों पर हमला किया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नैतिकता के बदले तत्काल प्रभाव से मिलने वाले फायदे अक्सर देखे जाते हैं। इसलिए अमेरिका को आतंकवादियों के मददगार पाकिस्तान में अब एक नया दोस्त और एक पार्टनर दिखाई दे रहा है। लेकिन आज हम अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की जो बार बार वो दुहाई देते हैं, आज उनका ये चेहरा एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि आज वो पाकिस्तान जैसे देश के साथ खड़े हैं। सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिश्वत लेकर पाकिस्तान को छूट दे रहे हैं? हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की एक पारिवारिक कंपनी ने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो को लेकर एक बहुत बड़ी डील की है। साथ ही पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया है। और अब अमेरिका पाकिस्तान को भारत पर दबाव डालने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब वो असीम मुनीर जैसे व्यक्ति को अमेरिका बुलाएंगे, उसके साथ व्हाइट हाउस में लंच करेंगे, तो ये बात भारत को अच्छी नहीं लगेगी। और इस समय पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा सूट करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच ये 4 दिन का युद्ध चला था, उस समय पाकिस्तान ने एक प्रकार से अमेरिका की हर बात मानी, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया था। और यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप को चुभ रही है और इसीलिए उन्होंने अपना जो नया दोस्त बनाया है, उसका नाम है असीम मुनीर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर 1.5 महीने में दूसरी बार अमेरिका के दौरे पर गए हैं और राष्ट्रपति ट्रंप से उन्हें एक रिटर्न गिफ्ट मिला है इस बार। और वो रिटर्न गिफ्ट भी आप सुन लीजिए। 11 अगस्त को अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA और उससे जुड़े संगठन मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि संगठन को अमेरिका खुद के लिए एक खतरा मानता है। और अब अगर किसी व्यक्ति या संस्था ने BLA या मजीद ब्रिगेड को पैसा दिया, हथियार दिए या उसकी किसी भी तरीके से मदद की, कोई भी उसके साथ आर्थिक लेन देन किया, तो उसके खिलाफ अमेरिका कानूनी कार्रवाई कर सकता है। यानी आज अगर आप देखें तो अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और लश्कर तैयबा को एक ही बॉक्स में लाकर बंद कर दिया है। उनके लिए लश्कर तैयबा भी आतंकवादी है और उनके लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी एक आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान ने अमेरिका के इस फैसले का बड़ा स्वागत किया है और इसे अमेरिका में अपनी कूटनीतिक जीत की तरह पाकिस्तान पूरे दुनिया में पेश कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। ये एक ऐसा संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य की स्वतंत्रता के लिए
लंबे समय से लड़ रहा है, उन्हें वहां आजादी चाहिए। वहां अक्सर पाकिस्तान की सेना पर ये हमले भी करते रहते हैं और अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए अब अपने आतंकवाद की परिभाषा भी बदल दी है। अब उन्हें बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो अपनी आजादी मांग रहे हैं, जिन पर पाकिस्तान दशकों से अत्याचार करता आ रहा है, अब अमेरिका को ये लोग भी आतंकवादी लग रहे हैं। अब आप सोचिए कि इनकी तुलना लश्कर तैयबा के आतंकवादियों से करना, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों से करना क्या सही होगा? ये छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, इन महिलाओं को आप देखिए, ये बलूचिस्तान के बच्चे हैं, बलूचिस्तान की महिलाएं हैं। ये महिलाएं बलोच लिबरेशन आर्मी के पीछे खड़ी हैं, उनकी सदस्य भी हो सकती हैं, लेकिन अमेरिका अब इन्हें आतंकवादी मानेगा आज के बाद से। तो अमेरिका के जो दोहरे मापदंड हैं आतंकवाद पर, कैसे उसने अपनी परिभाषा को ही बदल दिया, एक यू टर्न ले लिया, आप यहां आज देख सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसे 126 आतंकवादियों को शरण मिली हुई है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी माना है। लेकिन अब बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले ये एक्टिविस्ट भी आतंकवादी माने जाएंगे। बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले बीएलए का दावा है कि उनके राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है और बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके मानव अधिकार छीन लिए गए हैं। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल करीब 3,47,000 वर्ग किलोमीटर है। बहुत बड़ा राज्य है ये। हालांकि यहां सिर्फ 1,48,00,000 लोग ही रहते हैं। राज्य क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। सोचिए, 3,47,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे गरीब राज्य भी है और इसकी 52% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है और वहां के लगभग 42% लोग पढ़ना और लिखना जानते हैं, सिर्फ 42% लोग। वर्ष 2001 से लेकर 2025 तक बलूचिस्तान के करीब 21,000 लोग लापता हो चुके हैं और इनके लापता होने का आरोप पाकिस्तान की सेना और उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई पर लगता है, क्योंकि या तो इन्हें गायब कर दिया गया है या इन्हें मार दिया गया है और वहां पर हर साल 500 से 700 लोग अभी भी गायब हो रहे हैं। बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जिस पर सबकी नजर है, चीन की भी नजर है, अमेरिका की भी नजर है और पाकिस्तान की तो है ही। बलूचिस्तान में सोना, तांबा, लिथियम और दूसरे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के विशाल भंडार हैं। तांबे के भंडार के मामले में बलूचिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर है और एक अनुमान के मुताबिक वहां रेयर अर्थ मिनरल्स भी मिल सकते हैं, जिसकी अमेरिका को बहुत ही जरूरत है, क्योंकि हाल ही में चीन ने अमेरिका को ये रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई पर रोक लगा दी थी और उसके बाद से ही अमेरिका इस मामले में आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है और अब अमेरिका की नजर हो सकता है कि इसी बलूचिस्तान पर हो, क्योंकि यहां से उसे वही खनिज पदार्थ मिल सकते हैं जिनके लिए अभी तक वो चीन पर आश्रित था। बलूचिस्तान में आजादी के संघर्ष की वजह से अब तक वहां मौजूद खनिज भंडार के बड़े हिस्से को निकाला ही नहीं जा सका है, कोई वहां पहुंच ही नहीं पाया। इससे पहले बलूचिस्तान में चीन के कई प्रोजेक्ट्स पर लगे हैं और उन प्रोजेक्ट्स पर भी बार बार बलूचिस्तान के लोगों ने हमले किए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि चीन का कोई प्रोजेक्ट वहां पर लगे, वो ये नहीं चाहते कि किसी और देश का कोई प्रोजेक्ट वहां पर लगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि बलूचिस्तान की इस भूमि पर उनका अधिकार है। और यह भी संभव है कि बीएलए और मजीद ब्रिगेड पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका अब खुद वहां पर इन खनिजों को निकालने का काम शुरू कर दे, पर यह इतना आसान नहीं होगा। चीन ने पाकिस्तान में 5,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर रखा है, जिसका बड़ा हिस्सा यहीं बलूचिस्तान में है और चीन ये सबक सीख चुका है कि जब तक बलूचिस्तान की राजनीतिक समस्या हल नहीं होगी तब तक वहां होने वाले निवेश पर संकट ऐसे ही बना रहेगा। पाकिस्तान आईएमएफ के सबसे बड़े कर्जदारों में से एक है। उसने पहले चीन को बलूचिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने की इजाजत दी और अब अमेरिका भी इसी चीन की गलती को दोबारा से शायद दोहराने वाला है। लेकिन क्या इस बलूचिस्तान के मामले पर चीन और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे? यानी बलूचिस्तान में पहले सिर्फ चीन था और अब अमेरिका की एंट्री होने के बाद वहां एक नया त्रिकोण बन सकता है।
भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय बलूचिस्तान एक अलग रियासत थी। वहां के लोगों का दावा है कि वर्ष 1948 में पाकिस्तान की सेना ने दबाव डालकर जबरदस्ती बलूचिस्तान का विलय धोखे से पाकिस्तान में करवा लिया और उस समय से ही पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में यह विद्रोह चल रहा है। जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर रखा था, उसी तरह से पाकिस्तान आज भी बलूचिस्तान पर अपना कब्जा किए हुए है और बलूचिस्तान के लोग लगातार आजादी मांग रहे हैं। इस समय दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर एक बार फिर से 1971 जैसा बनने लगा है। आज से 54 वर्ष पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था और सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा था। यह 1971 की बात है। तब अमेरिका हमारे साथ नहीं था, वो खुलकर पाकिस्तान के साथ था। 1971 में सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया और आज उसी तरह से रशिया भारत के साथ खड़ा है। भारत रशिया से तेल और हथियार खरीद रहा है, लेकिन रशिया इस समय यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। 1971 में अमेरिका ने सैन्य कारणों से पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया था, लेकिन वर्ष 2025 में अमेरिका की दिलचस्पी अब एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर वापस लौट आई है और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को अपना दोस्त बना लिया है। अमेरिका के समर्थन का असर पाकिस्तान के नेताओं पर भी दिख रहा है। पहले असीम मुनीर ने भारत पर परमाणु हमले की धमकी दी। 11 अगस्त को पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध शुरू करने की एक नई धमकी दी है। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 की 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। पाकिस्तान असल में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका की जमीन पर रहकर अमेरिका से इतना बड़ा बयान देते हैं कि अगर वो डूबेंगे तो आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। और आज जो बड़ा सवाल हम आपके सामने और दुनिया के सामने रखना चाहते हैं वो ये कि अमेरिका के पास परमाणु हथियार होना दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और दुनिया इस समय इसे समझ नहीं रही है। पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चोरी से हासिल की थी और वहां के न्यूक्लियर साइंटिस्ट AQ खान ने यह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बाद में लीबिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को बेच दी थी। अब सोचिए, एक ऐसा देश जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पहले चुराता है, फिर उस चोरी की हुई टेक्नोलॉजी को बाद में दूसरे देशों को बेच देता है, उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार पूरे दक्षिण एशिया में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। यह हथियार एक ऐसी सेना के नियंत्रण में है जिस सेना का एक हाथ न्यूक्लियर बटन पर है और दूसरा हाथ आतंकवादियों के कंधे पर। पहलगाम हमले से पहले असीम मुनीर ने यह बयान दिया था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते और इसके तुरंत बाद यह पहलगाम का हमला हुआ जिसमें आतंकवादियों ने धर्म पूछकर भारत के लोगों की हत्या की। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ये नाटक करता है कि वो एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट है और वो बड़ी जिम्मेदारी से अपने न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग करेगा। नो फर्स्ट ट्रीटी की भी बात करता है, नो फर्स्ट यूज की बात करता है कि हम पहले इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन उसके नेताओं के बयान अगर आप देखेंगे, उसके सेना प्रमुख के अगर बयान आप देखेंगे तो ये बयान कुछ और कहते हैं। पाकिस्तान की सरकार के एक मंत्री हनीफ अब्बासी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान की गौरी, शाहीन और गजनवी जैसी मिसाइल्स अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ उन्होंने खास तौर पर भारत के लिए ही रखी हैं। रशिया में पाकिस्तान के राजदूत भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध में पारंपरिक और परमाणु दोनों हथियारों का प्रयोग करेगा। पाकिस्तान के एक और मंत्री शेख राशिद वर्ष 2020 में यह बयान दे चुके हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो यह पारंपरिक युद्ध नहीं होगा बल्कि यह एक परमाणु युद्ध होगा। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी हाफिज सईद
2016 में यह कह चुका है कि सिर्फ भारत और इजराइल ही नहीं बल्कि पश्चिमी देश भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर मिसाइलों के दायरे में आते हैं, वो भी संभल कर रहें। पाकिस्तान की ये सारी हरकतें साबित करती हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बटन वहां की सिविलियन सरकार के पास नहीं है बल्कि उनकी सेना के हाथ में है। और पाकिस्तान की सेना का चरित्र ऐसा है कि उसमें फौजी कम हैं और आतंकवादी ज्यादा है। इसलिए अमेरिका भले ही कुछ भी कहे, आज भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, लेकिन पूरी दुनिया को आज ये सोचना होगा कि पाकिस्तान में मौजूद न्यूक्लियर हथियार सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। आपको याद होगा, अभी शनिवार को 3 दिन पहले भारत के वायुसेना प्रमुख ने यह ऐलान किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 6 विमानों को मार गिराया था। यह भी बताया था कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान कैसे अपने घुटनों पर आ गया। और फिर पाकिस्तान ने खुद से भारत की सेना से कहा कि अब इस युद्ध को बंद कर दीजिए। इस खबर को सामने आए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अब तक भारतीय सेना को बधाई नहीं दी है। राहुल गांधी ने अब तक एक बार भी एक पोस्ट, एक बयान ये कहते हुए नहीं दिया है कि देखिए भारत की सेना ने कितना अच्छा काम किया है, हमने पाकिस्तान को उनके घुटनों पर ला दिया। राहुल गांधी जो बार बार प्रधानमंत्री मोदी से 5 जहाजों का सच पूछ रहे थे, बार बार सोशल मीडिया पर लिखते थे, बार बार अपने भाषणों में कहते थे कि क्या हुआ उन 5 फाइटर जेट्स का जो पाकिस्तान ने भारत के गिरा दिए, उन्हें उनके बारे में जानना था। राहुल गांधी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि भारत जीत गया और भारतीय सेनाओं की इस कामयाबी पर उन्हें गर्व है। उन्हें भारत के विमान कितने गिरे हैं ये तो जानना था, लेकिन अब जब यह बताया कि पाकिस्तान के भी 6 विमान गिरे हैं, पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है, जब हमारे एयर चीफ ने वो वीडियो दिखाए, उस पर राहुल गांधी बिल्कुल चुप बैठे हैं। अब तक राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आया, अभी तक राहुल गांधी ने एक बार भी कोई बधाई संदेश नहीं लिखा। इसलिए आज हम उनसे कहना चाहते हैं कि पूरा देश इंतजार कर रहा है, हमारी सेनाएं, हमारे वीर सैनिक इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी के बयान का, राहुल गांधी की बधाई का। इसके बारे में भी तो राहुल गांधी को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अब देखते हैं वो कितना समय लगाते हैं। अब हम अपना अगला विश्लेषण एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के साथ शुरू करना चाहते हैं।